मुझे भी मेरी छोटी सी नौकरी में डिग्निटी के साथ रहने का पूरा पूरा हक होना चाहिए। तो फिर मेरे पल्ले ये स्टॉकिंग क्यों, मेरे पल्ले ये हैरेसमेंट क्यों, मेरे पल्ले ये मेंटल एगनी क्यों? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं भी रिस्पेक्टफुली अपनी जॉब कर सकूं? जोगिंदर नगर में मेरी ट्रेनिंग थी, वहां पे भी इन्होंने घुसने की कोशिश करी। मैंने एएसपी कांगड़ा को तुरंत कंप्लेन करी। डीएसपी कांगड़ा ने इनको, जितनी मुझे रिपोर्ट आई, इन्होंने डीएसपी कांगड़ा ने इन्हें बुलाया, पुलिस में बोला हमने इनको बुलाया था, इनको समझा दिया है, वार्निंग दे दी है कि ये आपको जो है अब फॉलो नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, उस हिसाब से आप चिंता ना कीजिए। 15 दिन जब तक विधानसभा थी तब तक माहौल शांत रहा और विधानसभा खत्म होने के बाद ही मैं हमीरपुर में थी। हमीरपुर में मेरी ट्रेनिंग चली हुई थी तकरीबन 1 महीना। तो अभी 1.5-2 हफ्ते पहले इन्होंने क्या किया कि ट्रांजिट का बहाना लेके ये सर्किट हाउस में हमीरपुर में रात को वहां पे आ गए। इनका पीए, इनका पीएसओ मेरी खिड़की के बाहर सर्वेलेंस करते रहे। मतलब मैं इनकी धर्म पत्नी हूं, ये देख लीजिए आप। खिड़की के बाहर सर्वेलेंस करते रहे कि मैडम का रूम नंबर कौन सा है। जब उन दोनों ने देख लिया कि मैडम 103 कमरे में रह रही हैं, उसके बाद से श्रीमान जी रात को लगभग 11 बजे से लेके 1 बजे तक मेरी खिड़की के नीचे जोर जोर से सिगरेटों पे सिगरेटें और जोर जोर से फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, तू 7,000 बंदा लेकर आ जा, तू ऐसा कर ले। कौन सा प्रतिष्ठित और सभ्य व्यक्ति अपनी पत्नी को डराता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर वो इतना सीधा और सभ्य व्यक्ति है तो ये कौन सा तरीका है? जब रात को 1 बजे, मैं उस रात सो नहीं पाई, मैं 1 बजे मेरे कमरे के बाहर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जाता है कि जैसे खोल। मैंने नहीं खोला, मैंने तुरंत एएसपी कांगड़ा को, एएसपी हमीरपुर को मैंने पहले ही बता दिया था। मुझे एएसपी साहब ने कहा कि कुछ भी होगा तो आप मुझे बता देना। जोर से दरवाजा बजा और फिर मैं डर गई, मैं सहम गई और फिर उसके बाद वो चले गए वहां से। सुबह हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, ये बोल के कि मेरा हाल तो पूछ लो। 2 दिन बाद वो पट्टी गायब। तो क्या नौटंकी करना भी इसमें, मतलब ये इस पेशे में है? सवाल मेरा बस इतना सा है कि क्या अगर एक औरत किसी व्यक्ति को, चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर किसी चीज के लिए मना कर रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती बिकॉज ऑफ द रीजंस जो कि साफ साफ है, प्रताड़ना हुई है, पहले सब कुछ हुआ है, सब जानते हैं, तो क्या एक औरत को समय लेने का अधिकार नहीं? क्या एक औरत को सोचने का अधिकार नहीं? क्या एक औरत उस पशु की तरह है जो खूंटे से बांध दी गई है और अगर वो पशु कहीं चला जाए चरने तो उसे हाँक के वापस ले आए? बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमारा हिमाचल देवभूमि किसी वजह से है। यहाँ लोग औरतों की पीड़ा को समझते हैं। यहाँ लड़कियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। लोगों ने बहुत समर्थन दिया। लेकिन जिस मोमेंट सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने एफआईआर वापस ले ली श्रीमान जी के अगेंस्ट, उसी मोमेंट नैरेटिव ऐसा बिल्ड हो गया जैसे अच्छाई की जीत हो गई है बुराई पे। जय श्री राम के नारे लगने लगे फेसबुक पे। मुझे गंदी से गंदी गालियां दी गई। त्योहार मनाए गए कि एफआईआर वापस हो गई है तो अब बाजी जीत गए हैं और उसके बाद तैयारी हो गई सारी की सारी शुरू घर वापसी की। एफआईआर वापस लेने का सबसे बड़ा मेरा कारण 2 थे। पहला कारण, जिस दिन एफआईआर होनी थी उसके 1 दिन पहले श्रीमान जी की बुजुर्ग नानी और इनकी जो चाची, वो दोनों मेरे घर आए। उन्होंने मेरे परिवार से बहुत रिक्वेस्ट करी, वो रोए कि हमारा इकलौता लड़का है, या वो शायद कहना चाहते थे हमारा इकलौता राजनीतिक लड़का है, क्योंकि उनके बच्चे तो और भी हैं। ये एक बात रही, मैं किसी के आंसू नहीं देख सकती। दूसरी बात, मुझे पुलिस अथॉरिटीज से ये मैसेज आया है कि आपके श्रीमान जी ने ये मैसेज भिजवाया है कि अगर एफआईआर करेगी तो 10 साल लटकाऊंगा। श्रीमान जी लॉ ग्रेजुएट हैं, वो भली भांति जानते हैं कि बातों को किस प्रकार से मैनिपुलेट करना है, साथ ही में राजनेता भी हैं। इन 2 स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद कहीं ना कहीं मैं इस तरह की सिचुएशन में आई कि मुझे एफआईआर वापस लेनी लगी, मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि मैं किसी की रोजी रोटी पे लात मारना ये मेरे संस्कार नहीं है। बैठकर गौर से देखा है कि मेरे साथ हुआ क्या है।
और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, मैंने ये भी जान लिया है। इस दौरान में हिमाचल की इतनी बेटियों के मुझे मैसेज आए, इतनी लड़कियों के, इतनी मेरी बहनों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि उनके साथ घरेलू हिंसा किस हद तक होती है, उनके साथ क्रूअलिटी किस हद तक होती है, उनके साथ उनके पति या जो इन लॉज हैं वो किस हिसाब से उनको मेंटल टॉर्चर करते हैं, हरास करते हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ित वो महिलाएं हैं जिनकी छोटे छोटे बच्चियां हैं, जिनके लालन पोषण के लिए उनके पति जो हैं वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ना ही वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। वो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ ये सोच के उस घर में रह जाती हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जाओ, अब बचा ही क्या है, क्योंकि डर ही नहीं है, डर ही किसी बात करने की कोई उनको कोई बोलेगा। आई अपील टू ऑनरेबल सीएम एंड पीएम, प्लीज इस प्रकार का जो पावर अब्यूज है उसे रोका जाए, चाहे वो धर्मशाला में है, चाहे वो हिमाचल में है, चाहे वो कहीं पे भी है। और एक और बात, आई अपील टू पब्लिक एज वेल, कि एक औरत बहुत कुछ सोच के समाज में सामने आती है, तो जब वो बोलने की हिम्मत रखती है तो आप उसकी इस हिम्मत को तोड़े ना। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस समय लोगों ने कहा कि पहले मार खाई थी तो पहले क्यों नहीं बोले, फिर लोगों ने कहा कि अब मार खाई है तो अब वापस क्यों नहीं जाते। मतलब हर सिचुएशन में एक औरत को ही कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला जाता है, एक औरत को ही एडजस्टमेंट के लिए बोला जाता है। बट रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, ये स्टोरी औरत पुरुष की लड़ाई की नहीं है सर, ये गलत को गलत बोलने की है, नीति और अनीति की है। जितना हक श्रीमान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का है, क्योंकि मैं उनको जाके परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं उनको प्रेमिसेस में जाके एंट्री नहीं कर रही हूँ उनकी, वो जहां भी वो मीटिंग्स ले रहे हैं या जो कर रहे हैं, मैं रात को जाके उनके दरवाजे नहीं बजा रही हूँ। तो मेरे साथ भी ये नहीं होना चाहिए, मेरे साथ क्या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी बस इतनी सी अपील है, सभी जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस प्रकार के पावर अब्यूज को रोक सकते हैं तो जरूर रोके, क्योंकि हम बहुत गलत मैसेज जो है वो समाज में दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग चलो मैं औरों की बात नहीं करूंगी, श्रीमान जी दुनिया में जाके अच्छा चेहरा दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो चीजें मेरे साथ हो रही है, अगर मैं ये नहीं बोलूंगी तो मेरा पर्पस डिफीट है हर चीज का। और जहां तक बात है कोर्ट की, तो कोर्ट में ठीक है चीजें चल जा रही है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है फैसला मेरे लिए आ रहा था, वैसे ही मैं जानती हूँ देर सवेर हाई कोर्ट में भी आएगा, मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं जानती हूँ कि वो देर सवेर फैसला होगा। लेकिन फिर समाज के सामने सच्चाई खुल के रखते हैं ना, पीछे से नैरेटिव कुछ और है, आगे से कुछ और है, सब कुछ मैनेज है। क्योंकि मैं तो आज अकेली हूँ यहाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिलीज के बाद मैं जानती हूँ महाशय की सारी टीम जो है वो लग जाएगी इस चीज को संभालने में। कई लोग मुझे गालियां देना फिर शुरू करेंगे, पर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब इस बार आप गालियां लिखें तो प्लीज एक बार अपनी माँ का चेहरा जरूर याद रखना। इस बार आप गालियां लिखें तो अपनी बेटी का चेहरा जरूर याद रखना कि मेरी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी। मेरा जब फिजिकल अब्यूज खत्म हो गया तो साइकोलॉजिकल अब्यूज शुरू हो गया। मेरी शादी की वीडियोस, मेरी पुरानी नई वीडियोस जनाब अपने दोस्तों के थ्रू यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर रहे हैं। क्यों? क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये एक सभ्य इंसान को शोभा नहीं देता। तो इन दी एंड इस कॉन्फ्रेंस को विराम करते हुए मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, आई अपील टू द सीएम ऑल्सो, इस प्रकार के पावर अब्यूज को रोका जाए, झूठे